हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। बेटे जो चैप्टर नंबर 9 है, ये चैप्टर नंबर कौन सा है? ये 9, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अर्थात उपसहसंयोजक यौगिक। ये जो चैप्टर है वो 4 अंक का है, अर्थात इसके 4 अंक मिलेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। और ये आप पढ़ कहाँ पे रहे हो? जिस चैनल का नाम है केमिस्ट्री वाला विनोद सर, ठीक है। इस चैनल को आप लाइक करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और शेयर भी करेंगे और कमेंट करके तो आप अपनी समस्याओं को बताओगे। उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 1 है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे बेसिक्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। हमने बता ही दिया है कि इसके अंक कितने हैं, 4 अंक। और ये 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमें पढ़ना है। चलो हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि हमने बात की कि उपसहसंयोजक यौगिक, सबसे पहले हमें इनकी डेफिनेशन पढ़नी होगी। क्या पढ़नी होगी भाई? इनकी डेफिनेशन। पहला काम हमें ये करना है, ठीक है। उसके बाद इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़नी है, या फिर हम इससे पहले इस डेफिनेशन के अंदर ही एक टॉपिक रहेगा आपका, डेफिनेशन होगी। उसके बाद एक टॉपिक होगा उपसहसंयोजक यौगिकों का, उपसहसंयोजक यौगिकों का वर्नर सिद्धांत, यौगिकों का वर्नर सिद्धांत। अर्थात एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए बॉन्डिंग की कुछ थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया कि उपसहसंयोजक यौगिकों में इस प्रकार से बंधन पाया जाता है। फिर डेफिनेशन एक मूल अपना काम हो गया। दूसरा जो है वो ये है कि इन उपसहसंयोजक यौगिकों से जो रिलेटेड जो डेफिनेशन और बनेंगी तो हम कहेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और पढ़नी पड़ेंगी। अब हमें ये डेफिनेशन तो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पढ़ी है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी जो संबंधित हैं उनकी डेफिनेशन पढ़नी है। देखो जो तीसरा टॉपिक है आपका यहाँ पर, वो आएगा यहाँ पर नामकरण का। क्या आएगा? नामकरण। तो नामकरण पढ़ना है। अभी नामकरण हमें 2 प्रकार से पढ़ना है। एक तो हमें रासायनिक नाम से सूत्र बनाना है, रासायनिक नाम से क्या बनाना है भाई? सूत्र बनाना है। और एक नामकरण किस प्रकार से पढ़ना है कि हमें सूत्र से रासायनिक नाम बनाना है। सूत्र से क्या बनाना है? रासायनिक नाम बनाना है, ठीक है। उसके बाद नामकरण जैसे खत्म होगा, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे समावयवता, आइसोमेरिज्म। समावयवता पढ़ेंगे। उपसहसंयोजक यौगिकों में किस किस प्रकार की समावयवता पाई जाती है, हम उसका डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। अगला क्या है? अगला हम पढ़ेंगे कि उपसहसंयोजक यौगिकों में जो यहाँ पर हम बात करते हैं यौगिकों में वर्नर का सिद्धांत। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम कि हम क्या पढ़ेंगे? चौथा टर्म समावयवता। उसके बाद जो 5वीं टर्म है वो हमारी है उपसहसंयोजक यौगिकों में आबंधन, कि भाई इनमें बॉन्डिंग किस प्रकार से हो रही है, बॉन्डिंग के थ्रू हम इसकी किन किन प्रॉपर्टीज का अध्ययन कर पा रहे हैं, कि उसकी ज्यामिति क्या है, उसका चुंबकीय व्यवहार क्या है, उसमें संकरण क्या है, उसके जो बॉन्डिंग है वो त्रिविम में किस प्रकार से व्यवस्थित है। बहुत सारी जानकारी हमें कौन देगा? हाँ, रंग कैसे प्रदर्शित कर रहा है। ये जो संकुल यौगिक होते हैं,
सॉरी उपसंयोजक यौगिक होते हैं। वैसे संकुल यौगिक और उपसंयोजक यौगिक एक ही बात होता है। तो हम कह रहे हैं कि जो संकुल यौगिक हैं, उपसंयोजक यौगिक हैं, वो आपके किस प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं, ये सारी बातें। तो वो चीजें जो बताएगा वो हमारा अगला टॉपिक बताएगा, जिसका नाम है उपसंयोजक यौगिकों में आबंधन। उपसहसंयोजक यौगिकों में आबंधन, यौगिकों में आबंधन, ये जो है हमारा अगला टॉपिक वो ये उपसंयोजक यौगिकों में आबंधन, ये हो गया। अर्थात हमें बॉन्डिंग के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी, संकरण के बारे में पता चल जाएगा, आगे आपको इसकी ज्यामिति के बारे में पता चल जाएगा, इसके चुंबकीय आघूर्ण के बारे में पता चल जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि ये रंग कैसे प्रदर्शित करता है, रंग के प्रदर्शन का पता चल जाएगा। और भी जो छोटी छोटी और चीजें निकल के आएंगी, ये कैसे चक्रण संकुल का निर्माण करेंगे, निम्न चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल, वो हम जिस टॉपिक में आएगा उसके हिसाब से बात करेंगे। लेकिन एक बार हम इसको देख तो लें कि हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर। अगला जो लास्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है कि जो उपसंयोजक यौगिक है उनका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। उपसंयोजक यौगिक हमारे काम क्या आते हैं, तो हम सीधा ही लिख सकते हैं उपयोग, या फिर हम इसको किस प्रकार से भी डिफाइन कर पाते हैं कि उपसंयोजक यौगिकों का दैनिक जीवन में उपयोग, डेली लाइफ में या एवरीडे लाइफ में हमारा इनका क्या उपयोग है। ठीक है, तो हम कुछ एक तो शुरुआत में परिचय के साथ ही काम करते हैं कि हमारे उपयोग क्या आते हैं। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन से भी पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये हमारे क्या काम आते हैं। बेसिकली मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं वो आपके अकार्बनिक यौगिक होते हैं। अर्थात वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आएंगे इसमें कुछ एक, लेकिन मैक्सिमम जो कंपाउंड बनते हैं उपसंयोजक यौगिक वो हमारे बनते हैं अकार्बनिक। ठीक है, अब जैसे कोई यौगिक है, जैसे कार्बोनिल समूह आ गया, तो भाई हो सकता है कि यहाँ पर कार्बन आ गया तो कार्बनिक यौगिकों का व्यवहार हो जाए, लेकिन मुख्यतः जो हम अधिकतर पढ़ेंगे वो हम किसमें क्या पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये तो था अपना कि हमें पढ़ना इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें। सबसे पहले डेफिनेशन उपसंयोजक यौगिकों का, वर्नर सिद्धांत, मैं इसे पहले पढ़ाने वाला था लेकिन सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा बाद में पढ़ें तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद उपसंयोजक यौगिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, कुछ उपसंयोजक यौगिकों में कुछ परिभाषाएं आएंगी छोटी छोटी, उनको पढ़ना है। फिर है नामकरण, नाम, रासायनिक नाम से सूत्र बनाना और सूत्र से रासायनिक नाम बनाना, इनकी भी हम पद्धतियां पढ़ेंगे, अर्थात इनके नियम पढ़ेंगे किस किस प्रकार से। फिर हम समायोक्ता पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है समायोक्ता। उपसंयोजक यौगिकों में आबंधन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उपयोग तो हमेशा इंपॉर्टेंट इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हमेशा हमें यही काम आने वाले होते हैं, तो हमें इनको याद रखना है। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि उपसंयोजक यौगिकों का, अब देखो एक चीज और डिफाइन करने वाली, मैनेज करने वाली ये है कि भाई उपसंयोजक यौगिक नाम से ही चैप्टर क्यों बना, एक साधारण यौगिक क्यों नहीं बन गया भाई। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अधिकतर जो कंपाउंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो वो सारे क्या होते हैं, या अधिकतर क्या होते हैं आपके उपसंयोजक यौगिक होते हैं। तो इससे ये चीज डिफाइन हो रही है कि ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक तो पाए जाते हैं लेकिन इनऑर्गेनिक में उपसंयोजक यौगिक के नाम से जितने भी कंपाउंड्स हैं वो ही अधिक पाए जाते हैं। देखते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपने कभी नाम सुना हो क्लोरोफिल, क्या है क्लोरोफिल। और मैं एक चीज और बता देता हूं उससे पहले कि जो उपसंयोजक यौगिक है, उपसंयोजक यौगिक इनको अधिकांश, कौन भाई, अधिकांश आपके डी ब्लॉक के तत्व बनाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व बनाते हैं। उपसंयोजक यौगिकों को सामान्यतः या अधिकांश कौन बनाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व बनाते हैं। अब ये बनाते क्यों हैं, उनको मैं एक हल्का सा बता दूं तो चाहूं, तो इसलिए बनाते हैं कि इनका छोटा आकार, सॉरी इनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं। क्या होते हैं, रिक्त डी कक्षक होते हैं। क्या बात कह रहे हैं, रिक्त डी कक्षक। अब ये चीज भी आपको 11th क्लास में बता दी जाती है, रिक्त डी कक्षक क्या होते हैं। इनके पास रिक्त कक्षक पाए जाते हैं जहां पर कोई
लिगेंड या कोई समूह उपसय संयोजक बंध बना सके। जैसे मान लो रिक्त कक्षक है और बंध बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यदि रिक्त होगा तो ही तो उपसय संयोजक बंध बनेगा। उपसय संयोजक बंध कैसे बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बंध बनाया जाता है। तो मैं बात करता हूं इस प्रकार से, तो ये कंडीशन बनती है। तो जब ये कंडीशन बनती है तो कब बनेगी, जब रिक्त कक्षक होंगे। तो रिक्त कक्षक पाए जाते हैं डी कक्षक अधिक, इसलिए ये उपसय संयोजक यौगिक बनाते हैं। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। ठीक है, चलो इसके बारे में भी हम आगे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। तो मैं क्या कह रहा था, डी ब्लॉक पे। तो देखो आपने कभी क्लोरोफिल नाम सुना हो। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, जो पत्तियों में जो हरा रंग जो जिम्मेदार होता है, हरे रंग पत्तियों की जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ये कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स क्या है, उपसय संयोजक यौगिक है। और ये किसका उपसय संयोजक यौगिक है, डी ब्लॉक के। आपके यहाँ पर ये मैग्नीशियम का क्या होता है, उपसय संयोजक यौगिक होता है। ठीक है, आपने कभी हीमोग्लोबिन नाम सुना हो। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन रक्त, रक्त का जो लाल रंग होता है, लाल वर्णक होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और जो हीमोग्लोबिन है वो आपका बना होता है आयरन से, मतलब आयरन का एक संकुल होता है। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो तो काफी जटिल होती है, लेकिन उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, मेन जो परमाणु होता है धातु परमाणु, वो कौन होता है, Fe होता है। ठीक है, आपने कभी नाम सुना हो विटामिन, विटामिन B12, विटामिन होते हैं, ये भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होती है विटामिन। ये जो है ये आपका एक कोबाल्ट का क्या होता है, उपसय संयोजक यौगिक होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, या फिर हम कह सकते हैं संकुल यौगिक होता है। ठीक है, ये हो गया। तो मतलब ये देखो कितना काम कर रहा है, क्लोरोफिल में पाए जा रहे हैं, आपके हीमोग्लोबिन में पाए जा रहा है, विटामिन में पाए जा रहे हैं, और भी बहुत सारे जटिल यौगिकों में पाया जाए। फिर इनका और क्या काम है, और ये काम है कि उद्योगों में जो उत्प्रेरकों के रूप में काम करता है, औद्योगिक उत्प्रेरकों के रूप में। उपयोग और बता देता हूँ कैसे, औद्योगिक उत्प्रेरकों के रूप में, औद्योगिक उत्प्रेरकों के रूप में, मतलब ये उत्प्रेरक का कार्य भी करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसका काम करते हैं, उत्प्रेरक का, ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं, अपचायक के रूप में व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये रंजकों के रूप में काम करते हैं, रंजकों के रूप में, ये औषधियों के रूप में काम करते हैं, औषधियां, औषधियों के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं, बहुत सारे हैं। इनको और ज्यादा बेहतर ढंग से हम यहाँ पढ़ पाएंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा इन सारी चीजों को भी डिफाइन कर लेते हैं। क्या ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे चैनल पर ही आपको लिंक मिल जाएगी, जिसमें आप इन नोट्सों को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी आप इतना करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन कैसे पढ़ेंगे उन सारी चीजों को थोड़ा और डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, हमारे चैनल का नाम आप अवश्य याद रखेंगे, जिसका नाम क्या है, केमिस्ट्री वाला विनोद सर। ठीक है, यूट्यूब पर टाइप करेंगे तो आपको सीधे मिलेंगे हम। ठीक है, चलो तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन के पास जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जाने से पहले, इस डेफिनेशन के पास जाने से पहले हमें बहुत सारे जो एक छोटे से रास्ते से गुजरना पड़ेगा। इससे पहले का एक कंपाउंड आता है जिसका नाम होता है योगात्मक यौगिक। क्या होता है भी, योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक। इसको पढ़ने से पहले हमें योगात्मक यौगिक पढ़ना होगा। जब हम योगात्मक यौगिकों को पढ़ लेंगे उसके बाद हमें इस उपसय संयोजक यौगिक को अलग से पढ़ना पड़ेगा। चलो एक बार हम बात करते हैं कि योगात्मक यौगिक होते क्या होते हैं। तो नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि योगात्मक यौगिक है, मतलब किसी ना किसी चीज से मिलकर के बन रहे होंगे। तो बनते किससे हैं, ये सरल स्थायी यौगिकों से बनते हैं। किनसे बनते हैं, सरल स्थायी। अब वो दो हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम
इसके बारे में लिखेंगे योगात्मक यौगिक कि जब दो या दो से अधिक सरल, कैसे भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि सरल स्थायी यौगिक, सरल स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिला, इसमें भी आणविक अनुपात में मिलाकर गर्म करें या फिर उनकी क्या करें, वाष्पित करें, वाष्पित करें, तो नए यौगिकों का निर्माण होता है, नए यौगिक का निर्माण होता है या यौगिकों का निर्माण होता है जिन्हें योगात्मक यौगिक कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सरल स्थायी यौगिक क्या होते हैं और आणविक अनुपात क्या होता है। आणविक अनुपात का मतलब होता है कि जो हमने अणु लिए हैं अभिक्रिया के दौरान वो निश्चित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तो एक अणु है और एक चार अणु हो, या फिर चलो चार के साथ उनका सामंजस्य बैठ रहा है, उनसे यौगिक बन रहा है तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि चार के बाद 6 ले लो 10 ले लो, ऐसे नहीं लेना। मतलब निश्चित अनुपात होना चाहिए। आणविक अनुपात क्या हो, एक अनुपात के रूप में हो जिसके थ्रू किसी कंपाउंड का निर्माण हो रहा हो। चलो तो हम देखते हैं सरल स्थायी क्या होते हैं। मैं सरल स्थायी को थोड़ा सा पड़ोस में डिफाइन कर देता हूँ कि सरल स्थायी क्या होते हैं, या आपके शुद्ध यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं, शुद्ध यौगिक जो द्विअंगी हो, त्रिअंगी हो, ठीक है, तो मतलब जो कम कंपाउंड, कम परमाणुीय अणुओं से मिलकर बने हैं वो हमारे सरल स्थायी यौगिक होते हैं, जो हमें सीधे प्रयोगशाला में सामान्य रूप से मिल जाते हैं। जैसे आपने कभी कहा कि K2SO4 चाहिए, K2SO4 मिल जाएगा आपको, पोटेशियम सल्फेट मिल जाएगा, KCl मिल जाएगा आपको MgCl2 मिल जाएगा आपको। तो ऐसे क्या है कि ये क्या है, छोटे यौगिक है, सरल स्थायी यौगिक। ऐसे नहीं बहुत सारे और अणु मिलकर के बन रहे हो, नहीं, ये सरल स्थायी यौगिक है। इनको क्या करना है, आणविक अनुपात में मिलाना है। इसके एक 5 अणु लिए, इसके 7 अणु, तो ये फिक्स, ये आणविक अनुपात है। ऐसा नहीं होता कि भाई इसके 50 ले लिए उसका 1 ले लिया, फिर थोड़ा सा आणविक अनुपात उनका बिगड़ जाएगा। तो जिस अनुपात में ये यौगिक का निर्माण करते हैं, योगात्मक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी अनुपात में लेना है। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि कुछ क्या लिए, सरल स्थायी यौगिक लिए, जैसे मैं लेने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिया K2SO4, क्या है ये, पोटेशियम सल्फेट। क्या है भाई, पोटेशियम सल्फेट। और मैंने ले लिया एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या ले लिया, देखो सरल स्थायी यौगिक है, ये भी सरल स्थायी है। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कक्षा 11 में हम पढ़ चुके होते हैं कि एल्यूमिनियम +3 आयन होता है और SO4 -2 आयन होता है। ये धनायन की संयोजकता ऋणायन के नीचे जाएगी, ऋणायन की संयोजकता धनायन के नीचे, तो Al2SO4 का होल थ्राइस यही बनेगा। तो ये बना दिया हमने एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है भाई, और आणविक अनुपात में लिया है और इसको वाष्पित करना है। तो वाष्पित करने के लिए इन यौगिकों के लिए जल के अणुओं की भी आवश्यकता होती है, और हमने कहा है कि जो जल के अणु भी लेंगे तो वो भी हम आणविक अनुपात में लेंगे। इस अभिक्रिया के दौरान हमें 24 जल के अणु यहाँ पर काम में लेने होते हैं। कितने भाई, 24 जल के अणु, और ये मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो कर रहे हैं भाई, उस यौगिक को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2। ये एक योगात्मक यौगिक बन गया, नए यौगिक का निर्माण हो गया, और जो क्या कहलाता है आपका योगात्मक यौगिक। ये सरल स्थायी यौगिक है और ये आपका योगात्मक यौगिक है। और देख लो, जैसे आपने लिया KCl, क्या लिया भाई, KCl के साथ अभिक्रिया करवा दिया आपने MgCl2 की, और यहाँ पर आणविक अनुपात में जो जल के अणु लिए वहाँ 6 जल के अणु लिए और एक यौगिक का निर्माण हुआ जिसका नाम है वाष्पित करना है, अर्थात यहाँ गर्म करने का भी हम क्या लगा सकते हैं, चिन्ह लगा सकते हैं, डेल्टा को गर्म करने के लिए काम में लिया जाता है।
ये बन गया KCl MgCl2.6H2। ये भी क्या बन गया आपका योगात्मक यौगिक बन गया। जैसे आपने लिया KCl, क्या लिया KCl, और एक आपने ले लिया FeCN का होल ट्वाइस। अब इनके लिए जल के अणु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आणविक अनुपात के रूप में जल नहीं लिया जाता है। अब नहीं लिया जाता है तो हमें जरूरी थोड़ी है कि हम इनके साथ जल लिया तो इसके साथ भी लें, आवश्यक नहीं है। जिनके साथ लेना है, जिन यौगिकों को बनाना है योगात्मक यौगिक के रूप में जो बन रहे हैं, हम उनके साथ ही जल लेंगे। फिक्स नहीं है कि भाई जल के अणु सबके साथ ही लें, ठीक है। KCl लिया, अब ये इन्होंने रिएक्शन करके ऐसा यौगिक बनाया। अब देखो इनका अनुपात क्या लेना, इनका अनुपात लेना है 4:1, तो 4:1, इसके 4 अणु लेने हैं और इसका 1 अणु लेना है। देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ एक कंपाउंड बना जो इस प्रकार से बन गया 4KCN और FeCN का होल ट्वाइस, ठीक है। अब ऐसे यौगिक बने योगात्मक यौगिक। फिर क्या है, मैंने अभी कहा था कि डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन के बाद पढ़ेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए वर्नर का सिद्धांत। तो वर्नर इन यौगिकों के बारे में कुछ बताएगा, वो हमें सीखना है। चलो मैं अभी एक बार लिख देता हूं कि इसको हम एक दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं K4FeCN का होल 6। इस कंपाउंड को अथवा करके इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। इस कंपाउंड को अथवा करके ऐसे भी लिख सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हमें जो जानकारी देगा वो वर्नर का सिद्धांत देगा, जिसको हम इस टॉपिक के तुरंत बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगला देखो, जैसे और कोई कंपाउंड हो, जैसे हमने ले लिया FeSO4 प्लस आपने दूसरा कंपाउंड ले लिया सरल स्थायी यौगिक अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4। ये कंपाउंड लिए, इनको गर्म किया, इनके साथ भी हमें जल का अणु काम में लेना है। देखो जिनके साथ लेना है, अब मुझे तो क्या है कि मैंने तो पढ़े हुए हैं, तो मैं तो इनको डिफाइन कर रहा हूँ कि ऐसे लेना। आप भी लगातार पढ़ते रहेंगे तो इन कंपाउंड्स के बारे में जानते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं और हाँ, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे अपनी क्लास में, और इन जो एग्जाम्पल है इनको आप लगातार उतारते रहेंगे, ठीक है। फिर FeSO4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4, और ये जो है आपका, इसके साथ भी 6 जल के अणु काम में लिए जाते हैं, इनको गर्म किया जाता है तो एक नई यौगिक का निर्माण होता है, वो बन गया FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2, ठीक है। ये कंपाउंड्स बने। अभी मैंने इनके नाम का कोई जिक्र नहीं किया है। मैं सरल स्थायी यौगिकों के नाम का जिक्र कर सकता हूं कि भाई ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट। क्या है ये, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, इसे हम बता सकते हैं ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट। एक बात और बता देता हूं आपको, वैसे मैं हर लेक्चर में बताता रहता हूं कि आपको अभिकारक और उत्पादों का नाम आवश्यक रूप से लिखना होता है एग्जाम के अंदर, जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं। KCl को बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। और MgCl को क्या बोल देंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैं यहां लिख देता हूं मैग्नीशियम क्लोराइड। थोड़ा और आगे चले तो इसे क्या बोल देंगे, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। इसको क्या बोल देंगे, आयरन साइनाइड, फेरस साइनाइड भी बोल देते हैं, या फिर आयरन का साइनाइड, फेरस साइनाइड अच्छा रहेगा, फेरस साइनाइड। क्यों अच्छा रहेगा भी, क्योंकि यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Fe+2 है, और Fe+2 का नाम होता है फेरस, और Fe यदि +3 होता तो फेरिक बोलते भाई उसे, क्या बोलते, फेरिक। FeCN का होल ट्वाइस होता तो फेरिक साइनाइड बोलते, ठीक है। ये 11th क्लास का मैटर है। FeSO4 आयरन सल्फेट, या फिर फेरस सल्फेट ही बोल देते, फेरस सल्फेट ही बोलेंगे, फेरस सल्फेट। इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। बहुत सारे यौगिक ले सकते हैं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं साथ ही।
जैसे आपने ले लिया CuSO4, जानते हैं सभी लोग इसे, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट है आपका, ये कॉपर सल्फेट, इसकी रिएक्शन करवा दी आपने अमोनिया के साथ और इसको गर्म कर दिया। अब यहां पर इनका अनुपात होता है 1:4। कितना होता है? 1:4। चलो बना करके देखते हैं तो क्या बनेगा, CuSO4.4NH3। और इस कंपाउंड को वर्नर ने एक अलग तरीके से डिफाइन कर दिया, अलग तरीके से लिखना बताया। तो उन्होंने लिखना बताया कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4 एक वर्गाकार कोष्टक जिसे गुरु कोष्टक के नाम से जानते, बाद में बात करेंगे। और आगे आपको लिख दिया यहाँ पे SO4, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। तो ये तो आप जानते कॉपर सल्फेट, ये अमोनिया है, ठीक है। और भी बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, तो ज़्यादा आपको दिक्कत की आवश्यकता है नहीं। जैसे मैंने ले लिया KCN प्लस AgCN और इन्होंने मिलकर के बना दिया आपके यहाँ पे KCN AgCN, इस प्रकार का यौगिक, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से वर्नर ने किस प्रकार से लिखना और सिखा दिया हम लोगों को, किसने लिखना सिखा दिया, KAgCN का होल ट्वाइस, ऐसे भी लिखना सिखा दिया। अब ये लिखना कैसे सिखा दिया, इसको हम आगे सीखेंगे। ये सारे यौगिक हैं, ये योगात्मक यौगिक है। अभी मैंने कुछ खास नहीं बताया आपको, केवल ये बताया है कि योगात्मक यौगिक बनते कैसे हैं। अब आएंगे हम उपसंयोजक यौगिकों पर और जो कुछ यौगिक बनेंगे उनके बारे में। तो देखो यहाँ जब 2 या 2 से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिलाकर गर्म किया जाता है या वाष्पित करें तो नए यौगिकों का निर्माण होता है, जिन्हें हम योगात्मक यौगिक कहते हैं। तो ये तो है योगात्मक यौगिक की डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल। अभी योगात्मक यौगिक पढ़े हैं, उपसंयोजक यौगिक कभी भी नहीं पढ़े हैं। तो अब आता है यहाँ पर योगात्मक यौगिक जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के हैं। यही से आपको उपसंयोजक यौगिकों के बारे में पढ़ने को मिलता है और जो दूसरा है उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। तो करते हैं, इस सारी चीजों को नोट कर लेंगे। हम योगात्मक यौगिकों को 2 वर्गों में बांटेंगे। वर्गों में बांटेंगे तो आधार का भी पता होना चाहिए, हम आधार को भी पढ़ेंगे। इस चैनल का नाम जरूर याद रखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब तो आवश्यक रूप से करेंगे। और सब्सक्राइब तभी करना जब आप पढ़ो, वरना बेवजह सब्सक्राइब करना भी हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो योगात्मक यौगिकों को 2 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? 2 वर्ग। योगात्मक यौगिकों को 2 वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया। देखो 2 वर्ग कौन कौन से योगात्मक यौगिकों का? एक वर्ग है जिसमें हमने कहा है दिक लवण। दूसरा हमने कहा है संकुल लवण, या फिर इसी का ही नाम होता है उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक अर्थात संकुल यौगिकों को ही या संकुल लवणों को ही दिक यौगिक भी बोल देते हैं और संकुल यौगिक भी बोल देते हैं, ठीक। तो इनको हमने 2 वर्गों में बांट दिया। अब होता क्या है कि संकुल लवणों को तो हम क्या बोल देते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक। और दिक लवणों को भी एक नाम से जाना जाता है और वो मैं आपको बता देता हूं, उन्हें कहते हैं जालक यौगिक। क्या बोलते हैं? जालक यौगिक। और किस नाम से जाना जाता है भाई? जालक यौगिक। दिक लवणों को क्या बोल देते हैं? जालक यौगिक भी बोल देते हैं। भाई वर्गों में तो बांट दिए, कैसे बांट दिए? कोई आधार तो बताओ। आधार बताएंगे, आधार तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आधार। तो मैं आधार के बारे में बता देता हूं। अब हम क्या करेंगे, इन योगात्मक यौगिकों को जल में घोलेंगे। जल में घोलने पर, किसमें घोलने पर? जल में घोलने पर हमें पता चलेगा। घोलने पर
जल में घोलने पर हमें पता चलेगा कि जल में घोलने पर किस प्रकार का व्यवहार दर्शाएंगे तब तो दिक् लवण है, अन्य प्रकार का दर्शाएंगे तो वो क्या है, संकुल यौगिक। तो हम इनकी डेफिनेशन के साथ ही हम इनका क्या करते हैं, उनको पढ़नाविष्कार करते हैं। तो ये यहाँ तक क्लियर है। तो मैं डेफिनेशन एक ले लेता हूँ और हम फिर उसमें काम करते हैं होता क्या है। तो देखो मैं मिटा रहा हूँ इसे। योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक जिन्हें कितने वर्गों में बांटा है, 2 वर्गों में। एक तो बांटा है आपका दिक् लवण, दिक् लवण या फिर हमने इसको क्या नाम दिया है, जालक यौगिक। और हमने दूसरा क्या लिया है, संकुल लवण, संकुल लवण या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, उपसह संयोजक यौगिक, संयोजक यौगिक। ठीक है, वैसे तो इनको अंतर के रूप में पढ़ना ज्यादा बेहतर रहता है, लेकिन हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, उससे भी ज्यादा बेहतर रहेगा। तो पहला हम डाल लेते हैं दिक् लवण या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, जालक। अब ये यौगिक है क्या, ये है तो योगात्मक यौगिक ही। तो डेफिनेशन क्या कहेंगे, वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, किसमें भाई, ठोस अवस्था, लेकिन जल में घोलने पर स्थायी नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, स्थायी नहीं होते, या फिर सभी सरल आयनों में टूट जाते हैं, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, दिक् लवण कहलाएंगे। चलो लिखते हैं डेफिनेशन, फिर समझ में आएगा आपको। क्या कहा कि वे योगात्मक यौगिक, वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, लेकिन जल में घोलने पर, जल में घोलेंगे तो मिल जाएंगे, जल में घोलने पर अपने सभी सरल आयनों में, अपने सभी सरल आयनों में, सरल आयनों में वियोजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, वियोजित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं, दिक् लवण कहलाते हैं, दिक् लवण कहलाते हैं, दिक् लवण कहलाते हैं। आपने समझा कुछ कि इन्हें यदि हम जल में घोल देंगे तो अपने सभी सरल आयनों में वियोजित हो जाते हैं। तो इसी आधार पर संकुल यौगिक की क्या होगी, वो ऐसे होगी कि वे योगात्मक यौगिक ठोस अवस्था में तो स्थायी होते ही हैं, लेकिन जल में घोलने पर भी वो सभी सरल आयनों में नहीं टूटते हैं, ये नहीं वियोजित होते हैं। क्या वो कहलाते हैं, संकुल लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी लेंगे उनके और उनकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन भी लेंगे। तो देखो भाई, ये सभी सरल आयनों में टूट जाते हैं, तो ये विशिष्ट नहीं हुए। क्या इनमें कुछ स्पेशल चीज है, नहीं, जल में घोले टूट गए, तो ये विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते। क्या कहा हमने, दिक् लवण कैसे नहीं होते हैं, विशिष्ट प्रवृत्ति के, विशिष्ट प्रकृति के या प्रवृत्ति के नहीं होते, जबकि वो नहीं टूटते हैं, इसका मतलब वो विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दिक् लवणों के अंदर जो इसके गुण होते हैं, दिक् लवण की जो गुण है, ये किसके गुण, दिक् लवण के गुण। मैंने क्या कहा, दिक् लवण के जो गुण होंगे वो सभी सरल आयनों के गुण होंगे, सभी सरल आयनों के गुण होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जल में घोलने पर वो आयन दे रहा है। तो जो दिक् लवण है, जो क्या है आपका दिक् लवण, वो किससे, कहां से, जो दिक् लवण के गुण होंगे वो किसके गुण होंगे, जो भाई वो जल में घोलेगा, वो जो आयन देंगे उसी के गुण तो होंगे। लेकिन ऐसा संकुलों के साथ नहीं होता। ठीक, दिक् लवण के गुण अपने सभी सरल आयनों के क्या होते हैं, गुण होते हैं, ये विशिष्ट पहचान रखते हैं। तो ये इनकी कुछ खास बात थी। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ,
जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया जो कि मैं योगात्मक यौगिक का लेने वाला हूं, क्योंकि ये सारे यौगिक तो क्या है, योगात्मक यौगिक। अब उनमें दिक् लवण होगा, उसकी पहचान कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया दिक् लवण का, अभी लिया था, अभी एग्जांपल लिखे थे अपन ने, तो उसमें मैंने यहाँ से कोई दिक् लवण लिया, तो कोई योगात्मक यौगिक उठाया, उनमें से भी दिक् लवण उठाया, क्योंकि मुझे तो पता है। तो मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ जो मुझे पता है, फिर आप सीखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो मैंने लिया K2SO4 Al2SO4 का होल प्राइस डॉट 24H2O, ये आपका योगात्मक यौगिक है। ये ठोस अवस्था में क्या होता है, स्थायी होता है, अर्थात ये ठोस अवस्था में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है और जल में घोलने पर विशिष्ट पहचान नहीं रखता है। जी विशिष्ट पहचान कब नहीं है, जल में घोलने पर, जल में घोलने पर, लेकिन ठोस अवस्था में ये अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, विशिष्ट पहचान रखता है। समझे बात को, विशिष्ट पहचान समझेंगे, कुछ कंडीशन आप फिट करी है ये, चलो नाम भी बता देते हैं। इस दिक् लवण का नाम क्या है, फिटकरी, फिटकरी, अरे कौन, फिटकरी। अब रासायनिक नाम जानते हैं इसका, इसका रासायनिक नाम है पोटास एलम, पोटास एलम। हमारे पास रेड पेन है लेकिन हम यूज नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता नहीं होता कब रेड पेन का यूज करें। खैर ये है। अब क्या करते हैं, योगात्मक यौगिक ठोस अवस्था में स्थायी है, भाई यहाँ ये अपनी विशिष्ट पहचान रखेगा। हर लोग कहेंगे कि फिट करी है, लेकिन भाई साहब इसको जल में घोल दो। अरे किस में घोलो, जल में घोलने पर। जैसे ही आपने किस में घोला, जल में घोले, तो सरल आयन में टूट जाएंगे। तो भाई इसके जल में घोलेंगे तो सरल आयन कौन कौन से, जो भी जिस भी परमाणु के आयन बनेंगे वो सरल आयन है। तो देखो सरल आयन क्या क्या बनेंगे, पोटेशियम सल्फेट में से सरल आयन बनेंगे, तो पोटेशियम आयन बनेगा, एक सल्फेट आयन बनेगा, सरल आयन है। तो एक का बनेगा K+, तो पोटेशियम आयन है, और यहाँ सल्फेट मिलेगा तो SO4-2 आयन मिलेगा, सरल आयन मिल जाते हैं, जल में घोलने पर आयन देगा। फिर है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम से कौन से आयन मिलेंगे, एल्यूमिनियम आयन मिलेंगे Al+3। सल्फेट से क्या मिलेंगे, SO4-2, SO4-2 जो कि है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। फिर जल की बात हो तो जल में से क्या मिलेगा, H+ और OH-, लेकिन भाई साहब जल तो हमारे पास खुद के पास था, तो उसमें भी H+ होंगे OH- होंगे, तो हम उन आयनों की तो काउंट नहीं करते, हम केवल उन्हीं आयनों को लेते हैं जो हमें विशिष्ट पहचान को नहीं बता पा रहे हैं, सॉरी जो विशिष्ट आयन हो। जैसे इसमें पोटेशियम था, सल्फेट था, एल्यूमिनियम, ये थे, तब इन्हीं को बता रहे। तो जल में घोलने पर ये सभी सरल आयन दे देते। आ रही यहाँ तक बात समझ में? तो भी यही इनकी एक मेन बात रही, यही इनकी क्या रही, एक मेन बात रही जो हम पढ़ रहे हैं कि ये दिक् लवण होते। अब हम संकुल की बात करें थोड़ा सा, तो हम संकुल में क्या कह देंगे कि वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, ये भी होते हैं ठोस अवस्था में, तो लेकिन जल में घोलने पर भी ये स्थायी होते हैं। अर्थात कैसे होते हैं कि अपने सभी सरल आयनों में वियोजित नहीं होते, कुछ एक आयनों में वियोजित होते हैं लेकिन सभी में नहीं होते। ये दिक् लवण, सॉरी क्या कहलाएंगे, संकुल लवण कहलाएंगे। इनमें विशिष्ट प्रकृति होती है, अर्थात इनकी जल में घोलने पर ये विशिष्ट पहचान, ये प्रकृति रखते हैं। संकुल लवण के गुण सभी सरल आयनों के गुण नहीं होते, क्योंकि सरल आयन है नहीं, इसमें आयनों में वियोजित होगा ही नहीं वो सभी सरल आयनों में, तो उसके गुण भी नहीं होंगे, कुछ अलग ही गुण होंगे। इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं किनको, उपसय संयोजक यौगिकों को। इतना आसान है, दिक् लवण तो हम बता रहे हैं लेकिन कुछ अलग है, इसीलिए तो हम संकुल लवणों को पढ़ रहे हैं। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी सॉल्व करेंगे हम, तो हम थोड़ा सा और इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीजें आने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस दिक् लवण के कुछ एग्जाम्पल हैं, विशिष्ट उदाहरण हैं, आप उनको लिख लेते हैं तो मैं बता दूँ। जैसा कि एक तो हमने पढ़ ही लिया है, और देखते हैं दिक् लवणों के कुछ उदाहरण।
तो मैं क्या करता हूँ, एक सारणी सी बना लेता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ दिक लवण का नाम। दिक लवण का नाम, दिक लवण का क्या भाई, नाम। यहाँ हम नाम लिख देंगे, बहुत आसान है। दिक लवण का हम सूत्र लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सूत्र, बड़ा आसान है, इसी का ही सूत्र लिखना है। और उसके बाद हम लिख देंगे कि जल में घोलने पर कौन कौन से आयन दे रहा है। जल में घोलने पर आयन, जल में घोलने पर आयन, घोलने पर आयन, जल में घोलने पर हमें कौन कौन से आयन दे रहा है। दिक लवण, जैसे मैंने सबसे पहले ही सबसे शानदार एग्जांपल लिया फिटकरी, अभी बात की थी, आप लोग सब जानते हैं फिटकरी, क्या नाम और बोल सकते हैं, पोटाश एलम, पोटाश एलम, ठीक है भाई, पोटाश एलम। सूत्र क्या होगा, K2SO4 Al2SO4 का, Al2SO4 का होल साइज डॉट 24H2O। अभी आयन भी बताया था इन लोग हमने भी, ये आयन कौन कौन से देता है, K प्लस, Al+3 और SO4-2, SO4-2, ये आयन दे रहा है, ठीक है। एक है आपका दूसरा, देखो एक यही, एक नीचे और लिखेंगे, इसी के संबंधित है दूसरा। मैं पहले तीसरा बता देता हूँ, क्योंकि जब तक आपको पोटास एलम आएगा, देखिए क्रोमेट एलम, क्या है, क्रोमेट एलम, क्रोमेट एलम, चलो मैं बता देता हूँ, क्रोमेट एलम क्या है भाई, क्रोमेट एलम। इसके बारे में देख लेते हैं, क्रोमेट एलम के बारे में। क्रोमेट एलम क्या है, चलो देखते हैं। क्रोमेट एलम, पोटास एलम, तो देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा फर्क है। K2SO4, K2SO4 Cr, Cr2SO4 का CrSO4 का होल ट्वाइस, डॉट 24H2, डॉट 24H2, ठीक है। Cr2SO4 का ऑल्फोर, क्योंकि क्रोमियम जो आयन होता है ना भाई, वो होता है Cr+3। Cr क्या होता है, +3, और SO4 क्या होता है, -2। हाँ, क्रोमेट एलम की बात कर रहे हैं, K2SO4 Cr2SO4 का होल प्राइस डॉट 24H2। आयन देखो, जल में घोलोगे तो देखो पोटेशियम सल्फेट से तो क्या मिल जाएगा, K+ मिल जाएगा, SO4-2 मिल जाएगा। क्रोमियम से क्या मिल जाएगा, Cr+3, Cr+3, और सल्फेट से क्या मिल जाएगा, SO4-2। वो तो लिख लिया है हमने, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये याद रखना है, क्रोमेट एलम, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, आपने कभी नाम सुना हो कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, इसे और दूसरा नाम है क्रोम एलम, क्रोम एलम, ठीक है। कार्नेलाइट, कार्नेलाइट को देखते हैं, कार्नेलाइट, तो इसका फॉर्मूला होता है KCl, हमने अभी पढ़ा है, KCl MgCl2 डॉट 6H2, ये है आपका कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या है, KCl MgCl2 डॉट 6H2, ठीक है, ये है। उसके बाद इसमें से जो आयन मिलने वाले हैं वो क्या मिलेगा, K से K+ मिल जाएगा, Cl से Cl- मिल जाएगा, Mg से मैग्नीशियम +2 मिल जाएगा, ये आपको यहाँ से आयन मिल जाएंगे। आयनों के नाम तो जानते हैं, इसे पोटेशियम आयन बोलते हैं, एल्यूमिनियम आयन, सल्फेट आयन, पोटेशियम सल्फेट, और ये क्या है, क्रोमियम, पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम, ठीक। अगला लास्ट है, तो इसका नाम क्या है, ये है आपका, आप इसको बोलते हैं फेरस
अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, इसे शॉर्ट में बोलते हैं FAS, और इसका जो फेमस नाम है वो है मोहर लवण। क्या है भी? मोहर लवण। इसका क्या नाम है? फेमस नाम मोहर लवण। सूत्र लिख देते हैं इसका, फिर अमोनियम सल्फेट का FeSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, और सल्फेट हो गया .6H2। आयन क्या मिलेंगे यहाँ से? Fe+2 आयन मिलेगा यहाँ पे। अमोनियम से NH4+ आयन मिलेंगे यहाँ पे, और क्या मिलेगा? अमोनियम मिल गया ये, और सल्फेट का SO4-2 आयन मिलेगा। ठीक है भाई, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण दिक् लवणों के उदाहरण, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस वक्त बन रहा है क्रोमेट एलम, क्योंकि इसका सूत्र हमें याद नहीं था, लेकिन अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। हाँ ठीक है भाई, ये अपने थे। देखिए अब हम बात करते हैं थोड़ा समतुल लवणों की तरफ, या उपसेसिव यौगिकों के बारे में। वर्नर का सिद्धांत तो हम कल ही पढ़ेंगे, लेकिन हम उपसेसिव यौगिकों के बारे में तो थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। ये है क्या, कुछ बताते हैं। बता रहे हैं, स्पीड से आप भी लिख लेंगे, स्पीड से हम ही लिख रहे हैं। फटाक से करते हैं इस टॉपिक को क्लियर, फिर हम आगे पढ़ेंगे। देखो बेस बताना बहुत जरूरी है आपको। ये सारी चीजें यदि आपको आती हैं तो आप इस चैप्टर में बहुत अच्छे से, या फिर बहुत इजीली इसमें एंटर कर पाओगे, और एंटर करने के बाद आपको मजे आने लगेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब हम 12th में पढ़ते थे। एनसीईआरटी पोर्शन के साथ हम पढ़ाई किए थे, अर्थात जब हमने 12th किया था उस वक्त हमने एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ा। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा तो उसके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत अच्छे से हम उसको समझ पाते हैं एनसीईआरटी। ठीक है, चलो तो हमने बात की समतुल लवण, तो अपने को डेफिनेशन के लिए हेडिंग लगाने की आवश्यकता रही नहीं। समतुल लवण, तो देखो इसकी डेफिनेशन सीधा ही काम करते हैं कि वे योगात्मक यौगिक, वे योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में तो स्थायी होते ही हैं, स्थायी होते ही हैं, लेकिन जल में घोलने पर भी, लेकिन स्थायी, ठीक है, लेकिन जल में घोलने पर भी, घोलने पर भी अपने सभी सरल आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं, अपने सभी सरल आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? संकुल लवण। संकुल लवण बोल लो, या फिर इसको क्या बोल सकते हो? उप सह संयोजक यौगिक भी बोल देते हो, सह संयोजक यौगिक। ठीक है, हमने दिक् लवण में कहा था कि ये कैसे प्रकृति के होते हैं? विशिष्ट प्रकृति की, अर्थात इनकी जो पहचान होती है जल में घोलने पर विशिष्ट पहचान रखते हैं। ये अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, विशिष्ट पहचान रखते हैं। ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, और इनके जो गुण हैं, अर्थात किनके गुण? संकुल के गुण। किनके गुण? संकुल के गुण सभी सरल आयनों के गुण नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट, क्या? सभी सरल आयनों के गुण नहीं होते हैं भाई साहब। तो ये था इन दोनों के बीच में अंतर। ठीक, अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने कहा था कि 4KCN
FeCN का होल ट्वाइस। इसको वर्नर ने कहा था कि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। वर्नर नाम के साइंटिस्ट थे, उपसंयोजक यौगिकों के लिए बहुत बड़ा योगदान था। प्रारंभिक अध्ययन के लिए उपसंयोजक यौगिकों में वर्नर का बहुत बड़ा योगदान था। अल्फ्रेड वर्नर स्विस वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से लिखा था, ऐसे लिखा था K4FeCN का होल 6। अब भाई साहब इस यौगिक को जल में घोला, इस यौगिक को किसमें घोला, जल में घोला, जल में घोला। जल में जैसे ही घोला तो इसने आयन देना स्टार्ट किया, तो K प्लस आयन दे दिया और एक आयन ये दिया, ये आयन दे दिए भाई साहब। एक तो K प्लस दे दिया और FeCN का होल 6 माइनस 4 दे दिया। ये दो प्रकार के आयन, ये कितने आयन थे, ये 4 आयन थे और ये एक, ठीक है। 4 और 1 5 आयन दे दिए। अब देखो हुआ क्या, हम क्या कह रहे थे, जल में घोला और उसमें आयन दिए। अब आयन दिए क्या दिए, वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी थे, ठोस अवस्था में अपने गुण रखता है जैसे दिग्लवण रखता था इस प्रकार से। उसके बाद लेकिन जल में घोलने पर सभी सरल आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं भाई सभी सरल आयनों में। तो इसके यदि मैं सरल आयनों को खोजना चाहूँ तो क्या क्या निकलेंगे इसके सभी सरल आयन, एक तो K प्लस निकलेगा, एक Fe+2 निकलेगा, एक Cn माइनस निकलेगा। लेकिन भाई साहब यहाँ की हम क्या निकल रही है, तो K प्लस निकल रहा है, कितना बड़ा आयन निकल रहा है। इस आयन को बोलते हैं जटिल आयन। कौन सा आयन, जटिल आयन। अर्थात वियोजन के पश्चात कैसे आयन और देते हो, जटिल आयन। कैसे, सभी सरल आयनों की जगह कैसे आयन और देते हैं, जटिल आयन देते हैं, जटिल आयन देते हैं, ठीक। तो बस मैं यही समझाना चाहता था, ये हरकत होती है किसके साथ, समतुल्य यौगिकों के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब इनके देखो नामकरण की बात, तो उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण जब हम पढ़ेंगे ना तब हम बताएंगे। वैसे मैं एक बार आपको इसका नाम तो बता ही देता हूँ, इसको बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट और सेकेंड, ऐसा इसका नाम होता है, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज तो अब तक समझ में आई होगी। आज हमने इस टॉपिक को थोड़ा लंबा इसलिए लिया है, ये ज्यादा समझाने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि यदि आपको ये सारी चीजें पता है तो आप आगे के जो टॉपिक पढ़ेंगे उनमें बहुत बेहतर ढंग से परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास के जितने भी कंसेप्ट समझाए होंगे समझ में आए होंगे, ठीक है। धन्यवाद।